ये जो शो था दिल्ली डार्लिंग, ये रियल था या स्क्रिप्टेड था? So I will not say it was scripted, but it is created. आपको एक सिनेरियो में डाला जाता है. आप कोई भी रियलिटी शो ले लीजिए, The 50, Big Boss, दिल्ली डार्लिंग. लेकिन मान्या को ये बोला जाता है कि कभी नंबर 1 नहीं बनना था दिल्ली डार्लिंग्स में. कहीं अगर सीधा रास्ता है तो मैं नंबर 1 बनूंगी, अगर टेढ़ा रास्ता है तो नंबर 1 बनूंगी. मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है. मुझे पता है कि मेरी बहुत लंबी जर्नी है, मेरी बहुत सक्सेसफुल जर्नी है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन माई ओन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी. मेरा सिंपल फंडा रहा है कि जो करेंगे बेस्ट करेंगे. जितनी पार्टीज होती है ये सारी इंस्टाग्राम पे. It's actually not a party. Now I'll tell you how people define this. एक ब्रांड है, ब्रांड को अपना प्रमोशन कराना. एक वो ऑनलाइन कराएगा, एक ऑफलाइन. ऑफलाइन में एक गेट टुगेदर करा दिया उसने. इन्फ्लुएंसर्स का, HNI का, सोशलाइट्स का, बेसिकली वो लोग जो या तो प्रभावित करे लोगों को कि आप उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदिए, या वो इंस्टाग्राम की जो लाइफ है या जो पेज की लाइफ है, ये ट्रांजैक्शनल ज्यादा है rather than फ्रेंडशिप. I think more than transactional, this is very very emotionally draining. इसीलिए तो आजकल ये सोशल मीडिया डिटॉक्स चलता है, because you have no other way but to do this. अगर आप जा रहे हैं ऑफिस, दफ्तर में आपका 9 से 6 होएगा, आपने उसके बाद 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद डिटॉक्स ले लिया. What is detox? That you have taken yourself out of that situation and you have gone into your normal zone. One word for modern Indian society. Challenging. It's very challenging. So little forward, challenging for men's or women's? I think challenging for both, because the dynamics of this modern society is dramatically changing. Long term में ना content is useful. Content is the king. Just stick to your niche, just stick to your line, and ये content की रस्सी मत छोड़ना. Do not worry about these critics or the people who troll you. Judgment is like dandruff. छाड़ो और आगे बढ़ो. आज द निकनैक शो में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी और रीइन्वेंशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है. आज वेलकम करते हैं मान्या पाठक जी. दिल्ली डार्लिंग्स तो आपने सुना ही होगा, केन्स फिल्म फेस्टिवल आपने सुना ही होगा, और शायद एक चीज़ आपको नहीं पता कि ये वो शख्स है, ट्रम्प जब आए थे उदयपुर में तो उस वेडिंग का ये पार्ट थी. तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ मान्या पाठक जी का, और इनको वैसे अधिकतर मान्या अमन पाठक जी बोला जाता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाई ये 2 नाम किस लिए. तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने अपने समय दिया हमारे को द निकनैक शो में. बहुत सारी चीज़ें आपसे आज जाननी है मैडम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके शो का पार्ट बन सकी. थैंक यू मैम, थैंक यू. तो मैम ये मान्या अमन, मान्या पाठक, ड्यूअल पर्सनैलिटीज या ड्यूअल नेम, ये क्या चीज़ है ये? इसके पीछे कहानी ये है कि मैं बिहार से ओरिजिनली, और बिहारी लोग 3 चीज़ों के लिए फेमस हैं. एक, मेहनत करने के लिए. Right. आपने जितने भी देखा होगा, चाहे वो लेबर क्लास हो या अधिकारी सेक्शन हो, मेहनत करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. देश के एंड इनफैक्ट विदेश के बहुत बहुत दिग्गज पोजीशंस में बिहारी लोग हैं. दूसरा, उनको भात यानी चावल बहुत पसंद है. Right. और तीसरा, उनको 3 नाम रखना बहुत पसंद है, जैसे राजेश कुमार त्रिपाठी, मनोज कुमार यादव. तो इसी तरह से मेरा मान्या अमन पाठक. तो दैट्स अ वेरी ट्रेडिशनल थिंग. आई हैव अडॉप्टेड दैट और ओनली इन माय सरकारी कागजात, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, क्योंकि ये नाम मुझे बचपन में दिया गया था, मान्या अमन पाठक. और मान्या अमन पाठक इसलिए कि थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मान्या कुमारी पाठक या मान्या कुमार पाठक नहीं रखा. सीइंग द ट्रेडिशन, ये एक फैमिली ट्रेडिशन थी. तो अमन इसलिए पढ़ा क्योंकि अजय मेरे पापा का नाम है और मंजू मेरी मम्मी का नाम है, तो A+MAN इज मान्या अमन पाठक. बहुत बढ़िया. तो बिकॉज अब मैं बॉलीवुड में हूँ, मैं एक सोशल पर्सनालिटी हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मान्या अमन पाठक बोलते बोलते ट्रेन ना छूट जाए, इसीलिए आई हैव ड्रॉप्ड अमन फ्रॉम मान्या अमन पाठक एंड आई एम जस्ट मान्या पाठक. बहुत बढ़िया. एक चीज़ शायद आपने मिस कर दी, बिहार से हमारे जितने IAS IPS ऑफिसर्स, बिल्कुल बहुत कहते बहुत मेहनती लोग होते हैं, और एक मेहनत हमारे सामने ऑडियंस को दिखती है कि जिस हिसाब से आपने इतनी मेहनत करके आपको वरदान नहीं मिला. एग्जैक्टली.
I was not born into this. तो आपकी जो मेहनत है वो लोगों को दिखती है, और किस तरीके से आपने मेहनत करके दिल्ली डार्लिंग्स में आप आए, केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे कैमरा और सोशल मीडिया के पीछे की मान्या के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कैमरा और सोशल मीडिया के पीछे की मान्या बहुत अलग है। मैं जब भी कोई मेरे से मिलता है, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, एक चीज वो हमेशा मेरी एक बात की तारीफ करता है कि आई एम अ वेरी वार्म एंड ग्राउंडेड एंड हम्बल पर्सन। वो इसलिए है कि मेरे जो आइडियल है ना, वो है सचिन तेंदुलकर जी। जब सचिन तेंदुलकर वो इतने बड़े मुकाम में जा चुके हैं, हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। पूरा विश्व जानता है उनकी अचीवमेंट्स क्या रही, बट इस सब के बावजूद ही सच अ डाउन टू अर्थ एंड अ हम्बल एंड अ ग्राउंडेड पर्सन। तो वो मेरे आइडल है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। जब इस लेवल पे, इस मुकाम पे आके उनको जरा सा भी घमंड नहीं है, उनको जरा सा भी अहंकार नहीं है, तो हम कौन होते हैं। सो फर्स्ट इज हिम एंड सेकंड इज माय मदर। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी, we come from a very good family. We come from a family of politicians and bureaucrats. My father is now a retired IAS officer. तो वो मुझे हमेशा ये बात याद दिलाती थी कि आपके पापा IAS हैं, आप नहीं हो। Right. आपको उस बात का प्राउड नहीं होना चाहिए, आपको उस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू जस्ट बीन फॉर्चुनेट टू बी हियर। और वो बात मुझे इतनी लग गई ना, मैंने सोचा कि बड़े होके आज की डेट में मैं अपने पापा के नाम से जानी जाती हूँ। आज की डेट में मैं अपने पापा के नाम से जानी जाती हूँ, बट एक दिन आएगा जब मेरा खानदान, मेरा परिवार, मेरे मम्मी डैड मेरे नाम से जाने जाएंगे। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं मेहनत करूँ, और व्हेन आई एम ट्रू टू माय वर्क, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम हम्बल। तो आपके तो बेंचमार्क ही जब सचिन तेंदुलकर जी है, तो वो उसके बाद तो मेरे पास क्वेश्चन शायद खत्म हो जाते हैं। भाई उनकी हम्बलनेस, करेक्ट, उनकी जिस हिसाब से वो ग्राउंडेड है, बिल्कुल। और हमने अधिकतर देखा है टीवी में। अच्छा, यही रीजन है जिस वजह से खाली इंडिया नहीं, पूरा विश्व उनको बहुत मानता है, उनकी बहुत कदर करता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। ही इज नोन फॉर द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग सचिन तेंदुलकर इज, एंड दैट्स व्हाई ही इज गॉड। एग्जैक्टली, बोला जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट है वो। एग्जैक्टली। और एक इंसान के लिए कितनी बड़ी बात होती है, उसका नाम एक भगवान से जोड़ा जाता है। मतलब उन्होंने नॉट ओनली काम बढ़िया किया है, वो इंसान अव्वल नंबर के हैं। तो मुझे वो बनना अपनी लाइफ में। देखिए, क्रिकेट तो बहुत से लोग खेलते हैं, बट हम्बलनेस नहीं आ पाती। एग्जैक्टली। आप वो, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि एयरपोर्ट पे मेरे साथ भी हुआ है, हम सेल्फी के लिए छोटे थे तो फ्लाइट के अंदर दिख जाते थे, ये कैसे थे, आराम से खड़े हो जाते थे जी, आप मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए। तो वो एक नेचर समझ आता है। उस टाइम तो हम लोग छोटे थे, नहीं पता लगता था, आज पता लगता है कि क्या एक आज उसकी वैल्यू पता है। अच्छा, ये क्या एक रेपुटेशन जो है ना, ये एक इमेज, ये ट्रेवल करती है जी। तो इनकी जो इमेज, जो जितनी इनकी हमेशा पॉजिटिव इमेज ट्रेवल होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव ही रहे हैं। He has been, I think he's the only famous personality or a celebrity who has not endorsed any alcohol brand, any gaming brand, any narcotic related products, any खैनी गुटखा। मतलब और इनको तो मतलब 20-20, 25-25 करोड़ के ऑफर्स आते होंगे एक 30 सेकंड एड के लिए। मैं एक मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही आते होंगे, इससे कम तो आते नहीं होंगे। एंड 25 करोड़ इज अ लॉट। लोगों की पूरी खानदान की जिंदगी निकल जाती है 25 करोड़ कमाने में, और उनको वो एक दिन के लिए आए हैं, तो उनको 25-25 करोड़ के 30 सेकंड के 40 सेकंड के एड के ऑफर आते होंगे, जो कि कम अमाउंट नहीं है। एंड इतने इजीली वो बोल देते नो। किस लिए? क्योंकि वो उनके सिद्धांत के खिलाफ है। अब हम देखते हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, और कौन से आते हैं, आपने अभी बहुत नाम, बढ़िया चीज बात करी, गुटखा, पान मसाला, उनके एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करते। And this is what is value, this is what is principle, and this is why he is so respected. इथोस या एथिक्स पता बहुत लगते हैं important इंसान के, बिल्कुल, कितने ग्राउंडेड
कितने ग्राउंडेड भी And है आप और कितने किसी- स्ट्रॉन्ग एथिक्स है उनके। एंड आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आपको अपने रूट्स और अपने एथिक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये मान्या पाठक आज जिस मुकाम पे है, ये प्लान था या इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अनप्लैन्ड जर्नी थी, और इस जर्नी पे मैं अभी भी चल रही हूँ। मजा आ रहा है, और मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरा पहला काम नहीं है। आई वेंट टू दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम, मैंने स्कूलिंग वहाँ से की। मैंने इंजीनियरिंग की बैंगलोर से, उसके बाद मैंने MBA किया सिम्बायोसिस पुणे से। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो जो होता है ना पढ़ाकू नर्डी बच्चे, दिखता है। तो हमेशा लॉजिक एंड साइंस और जो भी पढ़ाई रिलेटेड चीजें होती थी, दैट हैज ऑलवेज बिन द एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कट्टू वो और ग्लैमर इंडस्ट्री में मैं यहाँ पे बैठूंगी। तो कैंपस से प्लेसमेंट हो गया, उस समय भी कॉलेज में भी ग्रेड्स अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, हैव बीन ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट। एंड व्हेन आई वर्कड, मुझे बस एक ही चीज ये पता थी, आई थिंक ये बचपन से मेरा एक मोटो रहा है कि मैं जो भी करूंगी मैं उधर का बेस्ट करूंगी। जब पढ़ाई लिखाई की तो वो बेस्ट की, और इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हुई हूँ। मेरी पहली जॉब लगी थी लॉरियल में। लॉरियल में काम किया, वोडाफोन में काम किया। आई हैव बीन इन हार्डकोर IT सेल्स, कैन यू बिलीव इट। मैंने लैपटॉप्स बेचे हैं, सिम कार्ड्स बेचे हैं, केबल्स बेचे हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज बेची है, IT की पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड, जब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपको, भाई सेल्स का एक्सपीरियंस है आपको, IT का आपको एक्सपीरियंस हो गया, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे अभी आपने बोला कि लॉरियल, इट इज वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट एंड द बेस्ट, यस, बिगेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। मेजरली हाउसहोल्ड में तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा तो दिस नो, हर घर में एक लॉरियल का तो प्रोडक्ट होता है। एग्जैक्टली। तो देन करीब 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा विद ऑल द मेजर कंपनीज, एंड आई टेक्निकली रिटायर्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सो ऐसा हो गया था कि माय बॉस आस्क्ड मी कि हम ऐसा क्या करें कि हम आपको रोक ले। मैंने बोला आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस करूंगी। तो हम एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी उतरे, एंड वी स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट माइक्रो ब्रूरी दुलाली, एंड नाउ दिल्लीज फर्स्ट माइक्रो ब्रूरी, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। फिर वो बहुत अच्छे से चला। वी अंडरस्टूड हाउ बिजनेस वर्क्स, मतलब एक होता है ना कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना, हमें बिजनेस करना है, करना क्या है, होता कैसे है, वो वहां जाके समझ आया। और सब कुछ खुद से किया, सारा पूरा वो जिसको बोलते हैं ना सिस्टम खुद बनाया। फिर कोविड आ गया, तो कोविड वाज वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ आवर लाइफ। इस दौरान लेकिन एक अच्छी चीज हो गई कि ZTV वालों ने मुझे कास्ट किया, और जब मुझे आज भी याद है जब पहली बार वो आए थे और हम उनसे बात कर रहे थे, तो मैंने यही बोला कि आर यू जोकिंग, इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? Because I am somebody who's done engineering, MBA, I have been into a very out and out corporate experience. Why me? Yeah, and then उसके बाद the hardcore business operations. फिर suddenly ये ग्लैमर इंडस्ट्री आके दस्तक दे रही है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आनी, एग्जैक्टली बहुत बड़ी चीज है। एंड मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये शायद मैनिफेस्टेशन है या एफर्मेशन है, पता नहीं क्या है, बट बहुत लेट आया मेरी लाइफ में। मैं जब स्कूल में थी, मुझे ड्रामा, थिएटर, मूवीज बहुत पसंद था। इनफैक्ट मैंने वीर दास के साथ यात्रिक ग्रुप और संजना कपूर के साथ थिएटर किया है करीब 2 साल। बट देन वही पेरेंट्स ने बोला, ट्रेडिशनल फैमिली से थे, लाइक आई टोल्ड यू, दे सेड कि नहीं, प्लीज फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। ये सब शौक हैं, शौक तब पूरे करिए जब आप शौक पूरे करने के काबिल हो। अभी पहले अपने आप को किसी मुकाम तक तो लेके जाओ। तो हमें लगा हाँ ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने बोला। पर देन फाइनली वो जो दिल के अंदर वो तमन्ना थी ना, जो दबी हुई, और एक इस इंडस्ट्री को पास से जाके छू के देखने की चाह, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसका एक पार्ट बनने वाली। एक्चुअली भगवान को ना आपको एक्सपीरियंस दिलाना था, इतनी पूरी दुनिया दिखानी थी आपको कॉर्पोरेट कल्चर भी दिखाना था, आपने बोला सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ दिखाना था जी, कि बेसिकली दुनिया कैसे चलती है। क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने के बाद ना आपको ये नहीं पता
कि आपको किस टाइप के लोग मिलेंगे, और आप कहीं खो ना जाओ खो इसमें। ना जाए। और वैसे भी अधिकतर बोला जाता है यहाँ तक कि आप इतनी इजीली किसी को जज नहीं कर सकते, बिल्कुल। और ये तो हमने देखा है दिल्ली डार्लिंग। आपको कैसा लगा? मेरे को दिल्ली डार्लिंग बहुत अच्छा लगा फ्रैंकली। See, the idea of that show was to entertain. And एक बात बताऊं, दिल्ली डार्लिंग ने ना मेरी रातों रात मेरी लाइफ बदल दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिल्ली डार्लिंग्स बिकॉज लाइक आई सेड, जब ये आया मेरे पास मैं तो एकदम शॉक थी। आई वाज लाइक, आर यू सीरियस, आर यू जोकिंग? एग्जैक्टली, आपको टीवी पे आना है एंड दैट्स अ नेशनल टीवी। Correct. आप जी टीवी तो आप बेसिकली, हम बोलते हैं कि भाई उस टाइम तो हम बचपन से देखते आ रहे जी टीवी, डीडी के बाद एक जी टीवी और यही सब चलते थे। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ये इंटरनेशनली टेलीकास्ट हुआ था। I have fans from Africa, fans from Australia. They have said that, you know, we watch your show during our dinner and we get really entertained. And everybody, जिसने देखा है ना, उसने बहुत सराहना की। तो ये जो शो था दिल्ली डार्लिंग, ये रियल था या स्क्रिप्टेड था? So I will not say it was scripted, but there is a term or a gray area called that it is created. अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मेरे पास माइक है, आपके पास माइक है, ये तो हम एक सिनेरियो में हैं, है ना? आपको एक सिनेरियो में डाला जाता है। आप कोई भी रियलिटी शो ले लीजिए, द 50, बिग बॉस, दिल्ली डार्लिंग, they will create even this Dubai Bling. So they will not say that it is scripted, but it is created. Created in the sense कि we human beings, we are only going to adapt to our surroundings. अब हमारी सराउंडिंग अच्छी हो या बुरी हो, हम उसमें, हमारी एक खूबी है कि हम उसमें अडेप्ट कर लेते हैं। अब जहाँ एक लड़ाई चल रही है, अब वहां पे जाके भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे। लड़ाई वहां पे रियल होती है? लड़ाइयां तो रियल हुई हैं। सीरियसली आपकी लड़ाई हुई? सीरियसली लड़ाइयां हुई हैं। किस मुद्दा क्या था? अब तो हंसी आती है वो मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या था लड़ाई का? उस समय मुद्दा था कि इसने ये बात मुझे नहीं बताई, वो ये बात छुपाई, या फिर मेरे पीठ पीछे कुछ और बोला है। पॉलिटिक्स एंड खाली हमारे देश में पॉलिटिक्स नहीं होता, रियलिटी शो पे भी पॉलिटिक्स होता है। 5-6 लेडीज जहाँ इकट्ठी हो जाए वहां तो पॉलिटिक्स तो ऑब्वियस सी बात है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि it was the interpersonal relation dynamics, entire thing, there were so many variables in it, and हम लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, हमारा नेचर है। अगर हम किसी से अटैच हो जाए और हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रही है, तो हम नेचुरली वी विल फील सैड, और वी विल फील अनहैप्पी, एंड वी विल बी अनहैप्पी बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग। अब अगर मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप मुझे बुरा, आप मुझे हर्ट कर ही नहीं सकते हो। लेकिन मान्या को ये बोला जाता है कि कभी नंबर 1 नहीं बनना था दिल्ली डार्लिंग्स में या कहीं पे भी। कहती थी मेरे एक एथिक्स है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मुझे नंबर 1 चाहे दिल्ली डार्लिंग्स हो चाहे कहीं, मुझे नंबर 1 नहीं बनना था उसके अंदर। अगर सीधा रास्ता है तो मैं नंबर 1 बनूंगी, अगर टेढ़ा रास्ता है तो नंबर 1 नहीं बनूंगी। ऐसा क्यों? Absolutely. See, because like I told you, these have been the ethos or the ethics of my value system. और अभी से नहीं, बचपन से मेरा सिंपल फंडा रहा है कि जो करेंगे बेस्ट करेंगे, पर हम झुकेंगे नहीं। And I want to be able to sleep peacefully at night. मतलब नंबर 1 की होड़ में मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। Exactly. मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बहुत लंबी जर्नी है, मेरी बहुत सक्सेसफुल जर्नी है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन माई ओन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। आई नो आई कैन डू इट बिकॉज माई पास्ट इज माई प्रूफ। But people, do you think people cross the line to be number 1? Yes, absolutely. In this particular Absolutely. industry. And not only in this particular industry, it's just that this particular industry is very infamous for the simple reason because ये public की नजर में है। लोगों ने, भाई हम अभी से नहीं देख रहे, अगर मैं 200-300 साल पहले जाऊं, ब्रिटिशर्स का ही एग्जाम्पल ले लेते, क्या नहीं उन्होंने, कौन सी लाइन नहीं छोड़ी उन्होंने क्रॉस करने में। Exactly. ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया, उनसे भी पिछले जाते हैं। मुगलों ने कौन सी लाइन क्रॉस नहीं की है हमें लूटने में और हमारे देश को खोखला करने में। सो इनफैक्ट क्यों इंडिया या इंडियंस के बारे में आज भी ग्लोबली यही बोला जाता है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु
are number one in diplomacy. They're one of the best host, hospitality में number one. क्यों? इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर वो by DNA, by nature छल कपट नहीं है. When somebody crosses a line, that just shows how desperate you are. I feel if you wait and you just keep on doing your thing, it's going to happen. आज की डेट में देखिए धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धार 14 साल का एक तरह से उन्होंने वनवास काटा है और आज जाके उनको सक्सेस मिली है. अगर यही वो फर्स्ट होने के चक्कर में या नंबर 1 होने के चक्कर में या मुझे ही सारी बॉलीवुड की मूवीज बनानी है उस चक्कर में रहते या वो अपना जो विजन है जो लक्ष्य है उससे वो डगमगाते तो ही वुड नॉट हैव बीन रिस्पेक्टेड. एंड जिस तरीके से धुरंधर और वो सेलिब्रेट हो रहे हैं ऐसा नहीं होता. अभी भी देख रहे हैं कल की रिपोर्ट थी. It has crossed more than 1150 crores. Yeah, I think it's the fastest 1,000 crore club movie within a week. And I think this should be celebrated. It is a celebration of cinema. It's a celebration of art. It is a celebration of hard work, pure hard work. अच्छी चीज है ये. और वैसे बिल्कुल भी अच्छी चीज है. ये वैसे भी देशभक्ति की मूवी है और मूवी देख के पता लगता है भाई. पहले तो बोला जाता था कि भाई हम लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं हिंदुस्तान में जो कि कहते हैं कि भाई नोटबंदी की हुई, डिमोनेटाइजेशन की हुई. तो आपको पता लगता है क्यों हुई. I am so glad that people are aware now. And you know what, यहाँ पे गवर्नमेंट की दाद देनी पड़ेगी. इतना प्रेशर था हम लोग सब. अरे मैं खुद इतनी परेशान थी. मेरे से ज्यादा कितने और लोग परेशान होंगे. क्या यार ये नोटबंदी क्यों हो गई, ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई. Slowly we were adapted to that Remember situation. how much we Exactly. complained, but this guy, the people at top, they knew what they were doing. And कोई आके मीडिया में इन्होंने कोई अपनी विजय गाथा नहीं गाई कि हमने ये क्यों किया. कुछ सालों के बाद आज हमें पता चला है कि एक्चुअली क्यों हुआ. अतीक अहमद का इनकाउंटर मूवी के बाद पता लगता है कि इनकाउंटर भी क्यों हुआ. उसके पीछे बेसिक क्या रीजन था. मैं तो दाद देता हूँ हमारे सोल्जर्स की और हमारे रॉक एजेंट्स की या हमारी इंटेलिजेंस. I really think they are unsung, uncelebrated people. मतलब आप ये सोचिए अपनी नॉर्मल निजी जिंदगी छोड़ के कुछ लोग तो जो हमने सुना है यही बोला है कि उनके घर में भी नहीं पता, उनकी फैमिली को भी नहीं पता, ओनली फॉर द रिस्क की थ्रेट ना हो जाए, कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए. क्या आता है बलिदान, सैक्रिफाइस. सी व्हाट द सैक्रिफाइस दे आर. we cannot even think of that sacrifice. I want to salute them with both my hands and thank you for doing your job so well that our nation is protected. अभी देख लीजिए गल्फ में क्या हाल है. We are here at one of the most secure and in position of strength. 100%. कितनी countries हैं जिनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी. I think more than 15 countries they have declared a lockdown kind of a situation. Lockdown kind of a situation. Shutdown kind of a situation. Shutting the airports and Why? Because they don't have the basic energy sources to function on a regular basis. हमें लगता है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन जो चल रहा है वो अब दिख रहा है. अब दिख रहा है. हम हैं आत्मनिर्भर और वो भी इतने बड़े वॉर के सिचुएशन के बीच में जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व है. तो what I really love about India right now is that पहले बोलते थे ना कि एक साइड चुनो. अब जापान ने भाई अमेरिका का खास हो गया जापान, कोई रशिया का खास हो गया कि कोई एक चूज अ साइड. इंडिया वाज लाइक नो, आई चूज द नेशन. I am with the sovereignty of the nation. I will decide what is best for my nation. Exactly. My nation comes first. मेरे लिए ये दोस्ती यारी कि मैं अमेरिका के गुड बुक्स में चला जाऊं या मैं रशिया के गुड बुक्स में चला जाऊं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उनके लिए क्या बेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है. एक चीज और देखिए, 150 करोड़ की जनता को टैकल करना बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में. इन लोगों की तो पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़. हम लोग 150 करोड़ है और इनकी एक कंट्री की इतनी पॉपुलेशन जितनी हमारी एक सिटी की पॉपुलेशन होती है. और इतना सब इतने लार्ज स्केल पे मैनेज करना ये It's not easy. हम तो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली तो लगता है कि चलो अरे कितने स्टेट्स हैं हमारे, कितनी पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं. उसके बाद और आपको एक बात बताऊं, अभी तक जो हो रहा है ना, कंसर्न है एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है, पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, हुई नहीं है.
कोई मुझे एक रिपोर्ट दिखा दो जो क्लेम कर रहा है बाय एक्चुअल फैक्ट्स कि इस राज्य में या इस स्टेट में या इस सिटी में एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, वी आर इन क्राइसिस, कुछ नहीं है. एवरीवेयर people are scared, definitely people are worried, but the government has controlled everything. And see the biggest move of the government, they have reduced the excise and Yes. impacting the local public. Exactly. This is, I think this is the biggest move which the government has taken, and it's not easy to And take it's that not particular. easy. Page 3 मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है. पेज 3 मेरा भी. मैडम पेज 3 की बात करते हैं. इंस्टाग्राम खोलते, हम भी यूज करते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम ऐसा लगता है कि टोटल फेक. पहली चीज तो ये नहीं पता लगता ये एआई है जी. अभी तो सबसे बड़ा कंसर्न वही है. एक दूसरा मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया है. दूसरी चीज. तीसरी चीज मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, ये तो सबको पता ही है कि भाई एआई चल रहा है या सिंथेटिक मीडिया है. जितनी पार्टीज होती है ये सारी इंस्टाग्राम के लिए होती है. मुझे तो लगता है. सो पता है क्या, लोगों को लगता है अरे वाह कितनी अच्छी पार्टी एंड ऑल दैट. इट्स एक्चुअली नॉट अ पार्टी. नाउ आई टेल यू हाउ पीपल डिफाइन दिस. एक ब्रांड है, ब्रांड को अपना प्रमोशन कराना है. एक वो ऑनलाइन कराएगा, एक ऑफलाइन. ऑफलाइन में एक गेट टुगेदर करा दिया उसने, इन्फ्लुएंसर्स का, एचएनआई का, सोशलाइट्स का. बेसिकली वो लोग जो या तो प्रभावित करे लोगों को कि आप उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदिए, या वो इन्फ्लुएंसर्स को देख के या ये सो कॉल्ड पार्टी पीपल को देख के प्रभावित हो कि अरे इसने ये परफ्यूम लगाई है तो मुझे ये परफ्यूम चाहिए, या अरे इसने ये लिपस्टिक यूज की है तो मुझे ये लिपस्टिक चाहिए. सो दिस इज बेसिकली वेयर द ब्रांड मीट्स द elite influencers. Basically, brands are playing with the minds of the influencers. जैसे बोल सकते हैं या influencers are playing with the minds. I think it's both. दोनों अपना मतलब निकाल रहे हैं. दोनों अपना. तो एक ये सिनेरियो हो गया. आप इतना क्लियर कैसे बोल देते हैं? आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आपको बोला जाता है कि आप बिल्कुल मतलब बोल्डनेस या बिल्कुल आउटस्पोकन पर्सनालिटी जो एक्चुअलिटी होती है, तो आपको इसका क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ता. जैसे अभी आपने सब कुछ बता दिया. मैं एक बात बताइए, मैं छुपाऊं क्यों? क्योंकि ये चीज सबको पता है, मैं बस बोल रही हूँ. रियलिटी बोलना भी तो अपने आप में एक आर्ट है. हाँ, और वो मुझे आती है. जिस इंडस्ट्री के अंदर आप है, उस इंडस्ट्री में रियलिटी बोलने के बाद यूजुअली कोई भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं बोला. मैंने इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं बोला, मैंने बस सच बताया. रियलिटी बोलने के लिए रेडी नहीं है इन्फ्लुएंसर्स. रियलिटी बोलने के लिए रेडी, वो उनकी मजबूरी है. सी द थिंग इज कि अब कोई इंसान ये नहीं बोल रहा है, वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. भाई मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे मेरा धंधा चलाना है, मुझे इस सोसाइटी में रहना है, पर मैं गलत नहीं करना चाहती. दिस इज वॉट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ. इफ समबडी एल्स डिसाइड टू डू अदरवाइज, आई कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. आई थिंक यहाँ सारे लोग समझदार है, यहाँ सारे लोग सच जानते हैं. कुछ लोगों ने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ लोग वो चीज को लेके डिनाइल में रहते हैं. हम कह सकते हैं कि जितनी भी इंस्टाग्राम की जो लाइफ है या जो पेज 3 की लाइफ है, ये ट्रांजैक्शनल ज्यादा है रेदर देन फ्रेंडशिप. आई थिंक मोर देन ट्रांजैक्शनल, दिस इज वेरी वेरी इमोशनली ड्रेनिंग. यू आर फोकस्ड 24/7. अच्छा अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या होगा. इसीलिए तो आजकल ये सोशल मीडिया डिटॉक्स चलता है, बिकॉज यू हैव नो अदर वे बट टू डू दिस. अगर आप जा रहे हैं ऑफिस, दफ्तर में आपका 9 से 6 होएगा, आपने उसके बाद 6 बजे के बाद या 7 बजे बाद डिटॉक्स ले लिया. What is detox? That you have taken yourself out of that situation and you have gone into your normal zone. भाई दिमाग को रेस्ट चाहिए, इंसान को रेस्ट चाहिए, है कि नहीं? तो होता क्या है, इंस्टाग्राम 24 घंटे वाली चीज है, 24 आवर्स नॉन स्टॉप. अभी आज ये इवेंट हो रहा है, कल वो शूट है, अब ये अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है, फिर आज ये गेट टुगेदर है, उसका कंटेंट डालना है, कंटेंट क्रिएट करना है, शूट करना है, एडिट करना है. ऑल्सो यू हैव टू डू द मार्केट रिसर्च कि क्या चल रहा है. लास्ट वीक मेरे पास एक साइकेट्रिस्ट आई थी, एक रिसर्च चल रहा है हम लोगों का, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो गया. उनका ये कहना है कि आजकल भाई आप तो
बहुत ही ग्राउंडेड हम्बल इन्फ्लुएंसर, आउटस्पोकन और बिल्कुल एक बोल्ड, जो कि एक्चुअलिटी जो होती है वो बोलते हैं। मैं हमेशा सच और रियलिटी पे फोकस करती हूँ, मैं कभी फेकनेस में नहीं रहती हूँ। उनका क्या कहना है कि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स जो नए नए आ रहे हैं, लोगों को देख के जो आ रहे हैं, उनका दे आर बेसिकली आउट ऑफ देयर माइंड, और दिस स्टेटमेंट मीन्स समथिंग। आउट ऑफ देयर माइंड मीन्स दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, कि उन लोगों को यही नहीं पता हाउ टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन, क्योंकि उनकी चारों तरफ उनकी जो जो दुनिया बन चुकी है उनकी, वो टोटली आर्टिफिशियल बन चुकी है, एंड दे हैव लॉस्ट द फेथ इन पब्लिक और इन पीपल। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी आर्टिफिशियल, इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल लगती नहीं थी, जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल अब जो एक्सपर्ट्स है, जो साइकेट्रिस्ट है, या आजकल हम जो देखते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं ये लोग काफी, कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद, कि भाई आपने किसी 40 इयर्स में आपने इन्फ्लुएंसिंग चालू करी, या 25 में चालू करी, 10 साल बाद का एक सिनेरियो होता है। उसके बाद दे बहुत डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं, उसके बाद करे क्या? इसका मैंने ना आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बताया था, इमोशनली ड्रेनिंग, ठीक है? खाली ये नहीं, अब आप एक कंटिन्यूअसली सालों साल एक ही डेस्क जॉब कर रहे हैं, एक टाइम के बाद ना आपका वो सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म हो जाता है। व्हाई पीपल वांट एवरीथिंग न्यू? बिकॉज इट एक्साइट्स यू। आपका डोपामिन रिलीज होता है, यू फील हैप्पीनेस, यू फील दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपको लगता है अरे मैंने कुछ नया किया, मैंने तो आज ये उखाड़ दिया, you know, and then that stays in a stable state. Now when it comes to a saturation state, not only influencing but a normal job, even a job of a cleaner, भाई वो जिंदगी भर कितनी बार झाड़ू पोछा लगाएगा? a job of a cook, वही सेम खाना कितनी बार बनाएगा? तो वो एक हर इंसान के साथ है। इनफैक्ट दैट इज द सेम थिंग विद स्टूडेंट। आपने देखा होगा कुछ लोग जब बस पढ़ते ही रह रहे, कोई नई अपॉर्चुनिटी परस्यू नहीं कर रहे हैं, राइट? इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू कंटिन्यू दिस फर्दर। सो emotional drainage is a very big concern, not only in this industry but across everywhere. Why do we always focus on what's new, what's more engaging, right? बस डिफरेंस ये इंडस्ट्री में यही है कि हर रोज करोड़ों लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी एज कंज्यूमर्स वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। मैं भी आज की डेट में जैसे सिनेमा ले लीजिए या सोशल मीडिया ले लीजिए, एक टाइप का कंटेंट देख रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर फैशन कंटेंट देख रही हूँ, मैं भी रोज सेम गेट रेडी विद मी, ये कपड़ों का ट्रांजिशन देखते मैं खुद देखते ही थक जाऊंगी। तो इमेजिन करिए वो लोग जो कितने सालों से यही वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, थक भी जाते होंगे। तो ये कह सकते हैं कि वो एक स्टेज आ जाती है कि एक स्टेज के बाद यू एक्चुअली हैव टू evolve yourself. That is the only way in which you can keep your content fresh. You have to reinvent. If you don't do this, I'm sorry to say, it's going to crash. इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्फिडेंट जो विमेन्स होती है इस इंडस्ट्री में, उसको बोला जाता है टू मच, या बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है उन लोगों को। I don't know confident woman को attention मिलती है कि नहीं? बिल्कुल मिलती है। हम आपको देखते हैं। Acha, that's really sweet of you. I was just trying to get a compliment out of you. No, but on a serious note, confidence is the most important key. Confidence for me is everything. Confidence is your key to existence in this scenario, in this situation, in this environment, and in this industry. What is the one word for Indian society? One word for Indian society? Existing modern Indian society. I would rather modify my question. One word for modern Indian society. Challenging. It's very challenging. So taking it a little forward, challenging for men's or women's? I think challenging for both, because the dynamics of this modern society is dramatically changing. इतना हमारे पेरेंट्स के टाइम हमने चेंज नहीं देखा जितना हमारी जनरेशन ने चेंज एक्सपीरियंस किया है। और आज की आने वाली जनरेशन, जेन एक्स, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जो भी होगा, वो तो मतलब मुझे लगता है दैट दे आर जस्ट गोइंग टू बी stressed and bored and worried about anything and everything.
एंड जो हमें रियल लाइफ चैलेंजेस लग रहे हैं उनको लगेगा अरे बाप रे हम इससे डील कैसे करें. Which is selling faster, which has the broader acceptance? Content or exposing? I think content has a broader acceptance and it is commercially successful. I'll tell you why. I differ in this particular because what we currently seeing in India. You're saying from a consumer perspective, right? I am saying from a distributor perspective. Somebody who's creating the content, somebody who's creating the content and then distributing on social media. मेरा पर्सपेक्टिव फ्रॉम क्रिएटर है, आपका पर्सपेक्टिव फ्रॉम कंज्यूमर है, इसीलिए आपको अलग लग रहा है. वी आर आल्सो क्रिएटर, बट हम लोग अभी जो शिफ्ट देख रहे हैं, कंटेंट को बहुत अहमियत दी जाती थी, अभी भी दी जाती है. अहमियत धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो अहमियत कम होती जा रही है. और अहमियत, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, उस चीज को अहमियत मिलती है जिसको कि हम नहीं चाहते कि अहमियत मिले. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसके ऊपर. धुरंधर 4 घंटे की मूवी है, 4 मिनट की नहीं, 4 घंटे की मूवी है, और एक ऐसी जनरेशन में आई है जहां 30 सेकंड्स में रील स्क्रॉल अप होती है, है ना. और इसके ऊपर मुझे याद है इतनी मीमें बनी है कि रात में 11 बजे का शो जा रहे हैं, बैग पैक करके कंबल वंबल खाना का डिब्बा लेके जा रहे हैं, राइट, बट फिर भी लोग गए हैं. उसमें मुझे आप एक सीन बता दो जो एक्सपोजिंग हो या एक्सप्लिसिट हो, या फिर जो आप बोल रहे हो ना कि जिसमें बहुत ज्यादा अडल्ट कंटेंट हो, ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई दिया. और उसको कितने लोग ने, अभी आप ही ने बोला ना कि 1000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है. मैं आपकी नॉलेज की इस बारे में दाद देता हूँ. लाइक आई सेड, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ और फैक्ट्स बोलती हूँ. ये जवाब जो था ना, ये मुझे सुनना था आपसे. शायद आपके अलावा अगर कोई दूसरा, एक मेरे हिसाब से तो बैठा नहीं होता कोई इन्फ्लुएंसर इतनी नॉलेजेबल, वो ये जवाब नहीं दे सकता था. थैंक यू. यही फर्क है, एक नॉलेज, एक एक्सपीरियंस, और अपने जो आपने अपने आप को अपग्रेड किया है ना. बट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपके पास है, सोसाइटी अपग्रेडेशन आपके पास है. मैं तो, हम लोगों को तो सीख रहे हैं आपसे ये सब चीजें, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो इन्फ्लुएंसर्स, अभी मैंने पीछे जो आपसे क्वेश्चन किया था, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो इन्फ्लुएंसर्स खो गए थे, वो आप में नहीं दिखती वो चीजें. आप लोगों से यू शुड बेसिकली ट्रेन दिस पीपल जो ये आजकल आ रहे हैं 20-20, 25-25 साल के. तो आई मेंटर अलॉट. मेरी जो कंपनी है ना, वो यही काम करती है. I want to give back to people who are budding influencers. I want to give it back to the industry because इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दिया है. तो इवेंचुअली ट्रेनिंग हो, मेंटरिंग हो, या फिर गाइडिंग हो, आई डू दैट अलॉट. एक ऑडियंस को एक बता दीजिए आप, ये जो चीज है कि लॉन्ग टर्म में ना कंटेंट इज यूजफुल. ये जितना लॉन्ग टर्म में कंटेंट इज द किंग. जस्ट स्टिक टू योर नीश, जस्ट स्टिक टू योर लाइन. एंड जैसे रस्सी हम खींचते हैं ना, रस्सी खींच के हम फिर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ये कंटेंट की रस्सी मत छोड़ना. लोग भटक जाते हैं. और आजकल बहुत काफी सारे लोग भटक रहे हैं. कभी पार्टीज में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से आप मिलते हो. ड्रिंकिंग कल्चर तो आपको पता ही है, तो कोई ओवर ड्रिंक करके लेट गया हो, और ऐसा भी होता है पार्टीज में. जिस पार्टीज में मैं जाती हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा है जहाँ कोई पी के लेट गया है. बट या लाइक आई सेड, पीपल लाइक टू हैव फन, एंड why should they not? They have really worked hard for it. For some people it's a source of living, and for some people it is a source of engaging. Cannes Film Festival की बात करें, that has been the most बहुत से लिमिटेड लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है जी. वही हम कांस फिल्म फेस्टिवल में गए, कुछ लोग केन्स फिल्म फेस्टिवल, मैं तो केन्स बोलता हूँ, तो आप तो वहाँ पे तो बोलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल. This is, I think this is the so right we say, name. it's Cannes. Yeah. कैन हो गया, और हिंदी में ज्यादातर लोग कांस बोलते हैं, एंड इट इज ऑल राइट. आई रियली फील वी शुड नॉट जज देम फॉर द सिंपल रीजन कि ये उनके लिए एक जरूरी चीज नहीं है. जो कैन हो गया या कांस का कंटेंट देख रहे हैं, या जो हमें देख रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी आर हैप्पी दैट दे आर सपोर्टिंग अस. आई डोंट वांट टू जज देम फॉर देयर प्रोनाउंसिएशन. कैसा लगा
बहुत अच्छा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड्स आर इनएडिक्वेट टू share my feelings and how proud it makes me feel every time I go there and I'm representing my country in some form or the other. मेरी 2 मूवीज वहां पे अनाउंस हुई है, मेरी मूवी स्क्रीन हुई है, एक्सेप्ट हुई है वहां पे. इट इज अ ह्यूज ऑनर. It's so, I can't tell you how proud it makes me feel that I have been fortunate enough to not just talk about myself, not only represent myself, not only represent the female population of India, but represent my country. Entire country, India. And आपकी जो मूवी जो थी, that was I think more focused on the HIV awareness. Yes, so last year the movie which actually got screened, and now I'll tell you, Cannes is like an international trade festival for films. तो हर तरीके से वहां पे पिक्चरें स्क्रीन होती हैं. कोई पिक्चर एक ग्रैंड थिएटर लुमिनेयर में होती है, बहुत बड़े थिएटर में. अब जैसे होम बाउंड करण जौहर की फेस्टिवल दूसरे थिएटर में स्क्रीन हुई थी, मेरी एक छोटे थिएटर में स्क्रीन हुई थी. उससे क्या फर्क है? तन्वी द ग्रेट अनुपम खेर जी की मूवी भी एक दूसरे थिएटर में स्क्रीन हुई थी. केन्स में आप जा रहे हैं, ये इससे बड़ी, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड आपकी मूवी वहां पे स्क्रीन हो रही है. और आपकी तो ड्रेस बहुत चर्चा में थी वहां पे. मतलब यू आर लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू सो मच. वो ब्लू ड्रेस मैं स्क्रॉल करते करते मैं भी देखता था यार, मैं भी सोचता था कि कभी इनके सामने भी बैठूंगा मैं. तो मैं ऑडियंस को बताया तो मेरे को कभी लगता नहीं था कि मैं कभी मान्या जी के सामने भी बैठूंगा और इनसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ. सो जो ब्लू ड्रेस का पता है क्या सिग्निफिकेंस था? हमारे झंडे में जो अशोका चक्र है, जी 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 जी, वो ब्लू कलर का है, और वो भी एक स्पेसिफिक नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू कलर का है. मैंने एग्जैक्टली वही कलर का ड्रेस सेलेक्ट किया था मेरे फर्स्ट डेब्यू के लिए. दिस इज हाउ मच आई had that compassion and that passion and that feeling for my country. You were walking very confidently. वो दिखता है, वो confidence walk करते हुए दिखता है. I had to, because all the eyes were on me and I had that responsibility of representing my nation in the most honorable way. And we hope there will be some more good movies in near future. Yes, definitely. That will be screened in this Cannes Film Festival. I can't wait. I would love to, see those movies. I'm going to invite you for the special. And you are basically working towards society upliftment. आप लोग women empowerment की बहुत बात करते हैं. मैं आपके lectures या आपकी speeches में सुनता हूँ. बहुत से limited से ऐसे influencers होते हैं, या influencer तो नहीं बोलूँगा, आपको तो entrepreneur ही बोलूँगा मैं, hotelier या entrepreneur. आपके पास सब कुछ है. तो आपकी स्पीच एक बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, सोसाइटी फैक्टर्स के लिए, वो बहुत एक फोकस्ड स्पीचेस है आपकी. भाई आप चाहते तो कोई एक फैशन के ऊपर मूवी भी बना सकते थे, बट द व्हाई यू चोज दैट पर्टिकुलर HIV अवेयरनेस वाज इटसेल्फ heads to you for that particular thing. So it's basically about the awareness. I basically try and use this opportunity that I have been very fortunate to have created for myself and use it for the betterment of people, for the betterment of this generation and for the betterment of females. And ये ना एक पर्सनल स्पेस से आता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी फीमेल्स मिलती हैं जो मेरी फैन है, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती हैं. दे लुक अप टू मी एंड दे टेल मी दैट हाउ हार्ड एंड चैलेंजिंग इट हैज बीन फॉर देम. And I just want to be there to help them, because मैं इतना खो गई थी ना काम करने में कि मुझे कभी ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से हेल्प मिल रहा है कि नहीं. पर आज जब मैं इस मुकाम पे हूँ और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है टू हेल्प द अदर पर्सन, आई वुड डेफिनेटली डू दिस. मैं ये मौके को ना, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. मैं ये अपॉर्चुनिटी को और मैं अपनी पॉपुलैरिटी, फेम को, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. क्रिटिसिज्म भी कभी मिला है? बिल्कुल मिला है, बहुत मिलता रहता है, अभी भी मिलता रहता है. अपनी उम्र देख लो, अपना शरीर देख लो, पर कोई ये नहीं बोलता अपनी नॉलेज देख लो. नहीं, वो एक्चुअली उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है ये सोचने की कि अपनी नॉलेज देख लो. मैं ये वर्ड सुनना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि अपनी उम्र देख लो, अपनी और सब चीजें देख लो. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, ये ट्रोल्स क्या हैं? ये वो ट्रोल्स हैं जो एक कोने में बैठे हुए हैं, निराश है, डिप्रेस्ड है,
करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ करके ही हुई हूँ। मुझे किसी ने ऐसे ये लीजिए मान्या जी अब आप करिए, मुझे किसी ने हाँ, प्लेटर पे तो नहीं दिया था। किसी ने कोई आपको थाल में परोस के नहीं दिया। आई डिड इट ऑन माई ओन टर्म्स एंड ऑन माई ओन वे। तो भाई तुम भी कर लो। No one gets the success overnight, so it's all about the hard work. I was like, चलो भाई तुम मेरे से खुश नहीं हो या मैं जैसे कर रही हूँ उससे खुश नहीं हो, भाई तुम खुद कर लो ना यार, क्या पता मेरे से बेटर कर लो, करो तो सही। बट आपको लगता है क्रिटिक्स आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं? Not at all. Not at all, because for the simple reason, criticizing I think is a convenience for a lot of people. Appreciation, जिसको हम कहते हैं appreciating someone is a toughest task, and I think so. criticizing someone is a very easy. It's very easy. You can Because criticize कुछ anyone. करना नहीं है, बैठे रहो, अब उस बंदे के बारे में सोचो और उसके बारे में बुरी बातें बोलो, उसको क्रिटिसाइज करो। मेरा सिंपल फंडा है, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो आप कम से कम उसको नीचा मत दिखाओ, Demotivate मत, demoralize मत हाँ, करो आप उसको। करेक्ट। इन लोगों की आदत होती है। And I think, you know, being a female, and this is a message for all the females out there, do not worry about these critics or the people who troll you. मेरा दिल्ली डार्लिंग का एक बहुत फेमस डायलॉग था जो मैंने खुद बोला था कि जजमेंट इज लाइक डैंड्रफ, झाड़ो और आगे बढ़ो। ये तो मेरे को मैनेजमेंट की किसी बुक में डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालिए। आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट दिस मोर। भाई फिलिप कॉटनर के मैनेजमेंट के कोर्स बहुत बहुत सुने हैं जी, और अब मान्या पाठक का ये कोर्स चलेगा। अच्छा है, और इंडियन कोर्स तो एटलीस्ट जाने चाहिए, और इन लोगों के साथ तो वैसे भी वेस्टर्न कल्चर क्या है। Can I tell you one thing? I don't know if you know this. Very few people know this. So this dialogue of mine, judgment is like dandruff, झाड़ो और आगे बढ़ो, ये मैंने दिल्ली डार्लिंग में बोला था। और उसके बाद जो बिग बॉस OTT का पहला सीजन था जो करण जौहर ने होस्ट किया था, करण जौहर said my dialogue. Oh wow. अभी हाल फिलहाल में आप कौन से एक्टर से मिले हैं? I met Akshay Kumar. I actually shot with Akshay Kumar. I did a show with him for Sony. यार आप तो बहुत लकी हो। इसको मैं लकी नहीं कहूंगी, इसको कहेंगे हार्ड वर्क। मैंने मेहनत इतना किया है ना। मेहनत भी करी है, लकी भी है यार। हम कह सकते हैं। I'm देखिए blessed. लक जो है ना, लक भगवान नहीं बनाता, लक आपकी मेहनत बनाती है। आप खुद बनाते हो। आप अपने हाथों की जो लकीरें हैं ना, वो खुद डिसाइड करते हैं। आपने मेहनत करी है, दैट्स व्हाई यू आर लकी। And I feel that I'm blessed. कुछ फेम या पीस में से कौन सा वर्ड अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छा लगता है। एक तो चुनना पड़ेगा। फेम और पीस में से मैं चुन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही दिल के बहुत करीब है। They're like the left and the right दिल्ली या hands. मुंबई? दिल्ली। चलो ठीक है, मैं क्यों तो नहीं पूछूंगा। दिल दिल्ली का है। दिल्ली का है, और वैसे भी दिल्ली डार्लिंग्स है। और दिल्ली डार्लिंग्स है यार। द बिगेस्ट मिथ ऑफ मान्या पाठक। बिगेस्ट मिथ ऑफ मान्या पाठक, देन मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता भी है? बहुत आता है। पेज 3 का सबसे फेक एस्पेक्ट? पेज 3 के काफी एस्पेक्ट्स फेक हैं, बट एवरीबडी टू देमसेल्फ। फॉर मी पेज 3 has and will always be something that I am a part of, and I am proud of it, because मैं एक ऐसे section of page 3 को represent करती हूँ that we value this, we don't take it for granted, and we are not here to take somebody's pedestal. We are here to create our own space, and we are here to belong. We are not here to dethrone anybody, or we are not here to defame anybody. So the aspects that I am for, I'm proud of. The aspects which I just spoke about that I am against is something that I don't like about it, but it exists. पेज 3 को अगर हम एक प्रॉपर एक कॉलम के अंदर अगर डिवाइड कर देते हैं इसको स्टेजेस के ऊपर, तो आप तो टॉप स्टेजेस पे आ गए उससे, और वो बॉटम स्टेजेस आजकल वो जो चल रही है एक्सपोजिंग नेचर, और वो मिडिल स्टेजेस हो गई वो एक्सपोजिंग प्लस कंटेंट वाली, उससे थोड़े से और ऊपर आ जाते हैं तो वो आ गई प्लेजरिज्म की, कंटेंट कॉपी करना और लोग क्या कर रहे हैं उनको कॉपी करना, उसे और थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन चलता है बॉटम टू टॉप जब जाते हैं। तो जी, इन लोगों को ट्रेनिंग स्कूल्स, जैसे आप तो ऑलरेडी मेंटरशिप आप तो ऑलरेडी मेंटर कर ही रहे हैं इन लोगों को,
मुझे नहीं पता इन लोगों को कौन मेंटर कर रहा है। नहीं, आप तो ट्रेनिंग देते ही हैं इन लोगों को, आप तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, सीख नहीं पाते। मैं आजकल बहुत से जैसे इन्फ्लुएंसर्स को स्क्रॉल करते करते दिख ही जाते हैं, तो कंटेंट तो गायब है, बिल्कुल, दिखता कुछ और ही है और होता कुछ और है। और एक्चुअली होता कुछ और है। जी, तो समझ के बाहर है कि हम कौन सी सिंथेटिक, मैं तो इसको इंस्टाग्राम नहीं बोलता, मैं तो उसको सिंथेटिक ग्राम बोलता हूँ। मैं सिंथेटिक लाइफ है, टोटली सिंथेटिक लाइफ है। पर आपको एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम ने ना बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दी है, बिल्कुल दी है। एंड वी कैनॉट we are not blaming Instagram। Correct. वो Instagram बिकॉज प्लेटफॉर्म अ एक अच्छा लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। पीपल जो होम ग्रोन ब्रांड्स है ना, उनको विजिबिलिटी इंस्टाग्राम से मिली। तो हर चीज के जो होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग हैं जो कॉपी कंटेंट पे चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपना खुद का कंटेंट बना के मेहनत करके, यार पता है मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो थोड़ा सा रूट लॉन्ग है, टाइम लगता है, बट इनफैक्ट जब इंटरनेट भी जब लॉन्च हुआ था, अगेन देयर वाज सम अडल्ट कंटेंट देयर which a section of society was engaging in, and then there was a content which made people learn so much. आज की डेट में गांव में एक राजेश कुमार है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो इंटरनेट से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से कितना कुछ सीख पा रहा है। वी शुड अप्रिशिएट दैट ऑल्सो, कि इतनी कनेक्टिविटी दे दी है, आज आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं। एक रमा जी हैं जो घर में बस सबके लिए खाना बना रही हैं, एवरीबडी इज अनग्रेटफुल फॉर द हार्ड वर्क दैट शी इज डूइंग। शी इज ओपनड हर कुकिंग चैनल on YouTube. She's just doing what she loves to do, which everybody else cannot appreciate, but the world is appreciating in terms of getting content monetized, getting millions of followers. Instagram या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, एक बहुत डीप रूटेड फंडामेंटल चीज है जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग। वो ये है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। कुछ लोगों को मिल जाता है तो वो सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को लाइफ पार्टनर इंस्टाग्राम से मिल रहा है, कुछ लोगों को एक मकसद, रीजन टू बी इंस्टाग्राम से मिल रहा है, कुछ लोगों को काम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम से मिल रहा है। व्हेन आई से इंस्टाग्राम, ब्रांड अवेयरनेस, या व्हेन आई से इंस्टाग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। एक सिंगर जो बस अपने घर में गिटार बजा रही है, अब जो धुरंधर की वो जो सिंगर है रिबेल मेघालय से, राइट, आपको लगता है इन 20 years एटलीस्ट वो अगर अपना पढ़ाई छोड़ के, घर छोड़ के बॉम्बे आके स्ट्रगल करती, तब जाके उसको गलती से एक गाना मिलता। आज की डेट में इट्स बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम दैट शी इज ब्लोन up. So every platform has its positive and the negative. Absolutely. So we are basically looking at the positives. हम लोगों को negatives जो है उसको बिल्कुल aside करके रखना है। मेरा एटलीस्ट फंडा ये है कि ये एक चाय है, अब मैंने चाय बना दी, ठीक है, मैंने चाय को छाना, जब तक मैं छानूंगी नहीं मैं चाय का आनंद नहीं ले पाऊंगी। और वो जो पत्ती बन गई ना, वो पत्ती को हम फेंक देते हैं, हम पत्ती को निहारते नहीं है। सिमिलरली आपको चाय की पत्ती चाहिए या आपको चाय पीनी है? एक हमारी आज की यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज दे दीजिए जो ये प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे अच्छी चीज और बुरी चीज होती है, आपको क्या देखना है? एक ही मैं चाहूंगा आपसे एक मैसेज दीजिए। आई थिंक दैट यू नीड टू डिसाइड फॉर योर ओन बेनिफिट व्हाट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज if you see something that is giving you adrenaline rush just for 5 seconds or 10 seconds, is it even worth it? What happens after that? वो समय के बाद क्या होने वाला है? तो मेरा ये मानना है, और मेरी ये जनरेशन से मैंने यही सीखा है कि hang in there, things will happen, just hang in there. For your generation, I think manifestation and affirmation is working. उसके लिए भी समय चाहिए. Do not become the 2-minute noodle generation. Hang in there, work on your goals and focus. If you divert from your lane, if you divert from your focus, if you do not give that 100% that you have,
I think it's not going to work out, because the only time it works out is if you hang in there. और फिट रहने के लिए जनरेशन को एक मैसेज ये तो सबके लिए दे दीजिए आप बिल्कुल एक मुझे भी थोड़ा सा आज ऐसा लगा कि आई आल्सो नीड टू शट ऑफ सम वेट, तो प्लीज ये एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज। देखो वैसे तो मुझे पता लग गया मान्या मीन्स अच्छी बात को मनवाना, ये तो मैंने नाम चेंज कर दिया है आपका, तो एक ही मैसेज और दे दीजिए कि हाउ टू बी इन शेप। मुझे इनफैक्ट आई आल्सो वांट, जैसे आपको मैंने बताया some kilos. So I'll do this, in fact, a very good friend of mine who's a very decorated nutritionist, and she's very successful also. She recommended me 2 things. एक तो ना, मैं पहले थोड़ी चबी थी, तो मुझे लगा था कि ये वेट है, बट मैं वो मोटी नहीं थी, वो था इन्फ्लेमेशन. So she taught me that you have to do either that food allergy test, जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट देन इफ यू कैन देन आई थिंक यू मस्ट डू, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एक्चुअली टेल यू इन डिटेल कि आपको ग्लूटेन सूट कर रहा है कि नहीं, आपको राइस सूट कर रहा है कि नहीं, आपको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, बिकॉज इट्स स्टमक और एनी अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन इज जस्ट लाइक योर स्किन. हम स्किन पे एक पैच टेस्ट करते हैं ना कि मेकअप हमें रैश दे रहा है कि नहीं, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है. तो सिमिलरली ये तो बाहर है इसलिए दिखाई देता है, अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता. वो हम तभी पता कर सकते हैं कि किस चीज से कोई एलर्जी या कोई इरिटेशन या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है. एक बार आपने वो फूड कंपोनेंट हटा दिया तो आपका योर हाफ ऑफ योर जॉब इज डन. And the second thing is, I really believe in the power of fasting. Now I will tell you why. मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, but I can only say this from my own experience. When you fast, you're actually shutting down shop. वो दुकान में शटर बंद करते हैं ना हम, तो वो लाइट और पंखा, वो एसी बंद करना जरूरी है. When your stomach is not busy digesting the food, because it's just not about stomach, your liver is involved, your pancreas involved, small intestine, large intestine, that entire area, that also needs rest. तो सबसे पहले रेस्ट लेता है, और रेस्ट लेने के बाद, and there's a paper that has been published जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको, कि after a certain point of fasting, because your digestive system and stomach and everything has recovered from digesting the food, काम खत्म हो गया, उसने रेस्ट ले लिया. हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए भी कितना जरूरी रेस्ट, उसने रेस्ट ले लिया. उसके बाद जो भी बैक्टीरियल सेल्स या पैरासिटिक सेल्स या फिर जो सेल्स बीमारी करने वाले सेल्स है, the bad villain in the body, then the system starts to break it down, and a continuous prolonged hour of fasting is actually needed and effective. And I am a living example of that. I have lost around 6 kgs of weight in 1 month, and I fast for around 14 hours. और मैं पूरे दिन में बस 2 बार खाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है, अगेन ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इतना खाना खाने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हम किसी के घर जाते हैं हम थोड़ा सा खा लेते हैं, हम किसी से मिलते हैं हम थोड़ा सा खा लेते हैं, हम स्नैकिंग करते हैं और बोलते हैं एक बार से क्या होता है, चल अरे कोई बात नहीं, चल जाएगा कल से करेंगे, चलता है नहीं चलेगा. बट आई थिंक यू हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन, एंड इफ यूर इन दैट, इट्स पता है, मुझे लगता है कोई भी हैबिट होने के लिए ना 7-8 दिन चाहिए, मैक्सिमम 10 days. If you're able to do that consistently for 10 days, then it becomes a habit. Then your entire perspective, your outlook towards it changes. And then you will feel like, अरे मुझे 4 बार खाने की जरूरत नहीं, मेरा तो 2 बार से काम चल रहा है. जैसे मैं literally 4-5 बार खा लेती थी, but मेरा 2 बार से काम चलता है मुझे अब. I don't have any urge of eating anymore, because everybody knows about, the pulse of your body. So taking just 2 proper meals a day, and it's a balanced meal. I don't leave anything, and I really believe in the power of fasting. So अभी मैं 14 hours fasting कर रही हूँ. मेरा टारगेट है कि मैं 16 hours तक ले जाऊँ इसको. ठीक है, ये पॉजिटिव मैसेजेस बहुत जरूरी हो गए जनरेशंस के लिए, थोड़े से पॉजिटिव मैसेज जाने. अदरवाइज तो आजकल आपने देखा ही है कि मोबाइल एंड ऑल जी, इन सब की दुनिया के अंदर ये सब भूल जाते हैं. टोटली जंक फूड हम इनसे छुपा नहीं पा रहे. तो मान्या जी, अभी तो डिस्कशन काफी सारा डिस्कशन बाकी है. मुझे लगता है कि शायद एक एपिसोड और करना पड़ेगा हमें.
थैंक्स तो बोलने का मन नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरी डिस्कशन अभी ओवर ही नहीं हुई, मेरी तो स्टार्टिंग ही थी अभी। ये तो बस शुरुआत है, आगे ये तो- आगे ये तो- देखिए ये तो होता क्या शुरुआत है, वो तो बहुत सारे मेरे को टॉपिक्स, बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं। ये तो आज एक कह लीजिए, आज एक इंट्रोडक्शन था मान्या पाठक जी का। वो बात मनवाने, पॉजिटिव बात मनवाना मींस मान्या पाठक। एक सीरीज बन जाएगी मेरे एक ऊपर। सीरीज बन जाएगी। और मैं आज बहुत कुछ पॉजिटिव सीख गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग के बारे में मैं सीखा। मेरे माइंड में कुछ बहुत सारी नेगेटिव बातें थी इंस्टाग्राम को लेके, वो सब चीजें क्लियर हो गई और लेयर्स क्लियर हो गई जी सोशल मीडिया की। भाई हर टाइप के लोग हैं, हर इंडस्ट्री में हर टाइप के लोग हैं, अच्छे भी है बुरे भी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विद whom you can connect, that's what you you can say, connect, or vibe whom with you your have to- tribe, बिल्कुल। तो कुछ चीजें क्लियर हो गई है। हम लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव जो होता है वो आप लोग दूर कर देते हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आए तो पॉजिटिव मानिया, हाँ, वो सही। मानिया की जगह जो है ना, पॉजिटिव मानिया एक वर्ड जो है लिख दिया जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स मानिया या पॉजिटिव थॉट्स मानिया, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस सो मच ऑफ अ पॉजिटिव वाइब्स वो है। थैंक यू सो मच, तो ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को, और एक पॉडकास्ट एक और करेंगे, तो इसलिए क्लोजिंग नोट्स आज नहीं देंगे जी। मानिया जी के ऊपर। थैंक यू सो मच Thank फॉर you. वाचिंग दिस, एंड विल बी back very soon with the second episode. So stay connected. Thank you.